एपिसोड 26। त्रिकाल वेदी का आगमन। सिद्धनगर में शाम के समय एक पुराने से घर के आगे एक पुलिस जीप आकर रुकती है। मकान कुछ खास नहीं था, उसका कुछ हिस्सा कच्चा था और कुछ पक्का। जीप से एक व्यक्ति उतरता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अजय था। अजय जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, सामने देखता है कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर आराम कर रहा है। अजय उसके पास जाता है तो बूढ़ा आदमी तुरंत उठकर बैठ कहता है, बेटा तू आ गया। अजय मुस्कुराकर कहता है, हाँ पा। फिर वह बूढ़ा आदमी मिजो भाषा में कुछ कहता है। अजय भी मिजो भाषा में ही उसका उत्तर देता है। बूढ़े ने पूछा था, क्या हुआ उस केस का जिसके लिए तू गया था? अजय कहता है, कुछ नहीं, सब के सब बिके हुए हैं, पैसा पहुंचा नहीं कि केस गायब। बूढ़ा गंभीर स्वर में कहता है, बेटा मुझे तो पहले से पता था कि वहाँ ऐसा ही होना है। और तुझे क्या लगता है वहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है? बेटा है, मेरी बात मान ले। मैं अपनी एक बेटी खो चुका हूँ, लेकिन तुझे नहीं खोना चाहता। वो डायन बहुत शक्तिशाली है और बेरहम है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तू उसके बारे में कुछ पता लगाने गया तो वो तुझे भी। इससे पहले ही बूढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता, अजय गुस्से से उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं है पा, वहाँ कोई डायन नहीं थी, ना ही खून डायन ने किया था। ये सब उस वरुण और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है। वो सब आपस में मिले हुए हैं। पता नहीं सरकार क्यों चुप बैठी है, कुछ करती क्यों नहीं। मैंने वहाँ के बारे में पता लगाना और मेरे सब कहीं ना कहीं सच होता दिखा। वहाँ बस एक कुर्सी के लिए राजनीति खेली जा रही है, वो भी एक छोटे से गांव। और जो कोई भी मारता है उसे ये लोग डायन का शिकार बताकर पूरा मामला शांत कर देते हैं। बूढ़ा कहता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस इंतजार कर, तुझे एक दिन सब कुछ समझ आ जाएगा। बस थोड़ा इंतजार कर। अजय गुस्से में जवाब देता है, इंतजार ही तो किया है, और हुआ क्या? मेरी बहन मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन अब नहीं। अब मेरा सब कुछ बस ये ड्यूटी है, इसे मैं अच्छे से निभाऊंगा और सबूत जुटाकर सब कुछ जेल में डाल दूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर अजय कमरे में चला जाता है। बूढ़ा कुछ भी कह नहीं पाता और चुपचाप खड़ा रह जाता है। इसी बीच दूसरी ओर धीरे धीरे अंधेरा गिर रहा था। चारों दोस्तों जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। चलते चलते कार्तिक कहता है, जब हम उस दिन आए थे तब तो बढ़िया सड़क थी, लेकिन आज तो बस ये जंगल है, लगता है जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं। ध्रुव जवाब देता है, तुम लोग उस दिन सड़क के रास्ते आए होंगे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर यह रास्ता छोटा और बिल्कुल सही है। इस जंगल को पार करते ही हमें एक पक्की सड़क मिलेगी, जिसे क्रॉस करके नदी आएगी और फिर उसके बाद रुद्रकोटि। अमन भी सहमति में कहता है, हाँ हाँ ध्रुव सही कह रहा है। कार्तिक फिर पूछता है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वरुण की कोठी को रुद्रकोटि क्यों कहते हैं? इस बार इस सवाल का जवाब ना तो अमन के पास था और ना ही आर्यन के पास। दोनों चुप रहे, लेकिन ध्रुव ने कहा, इसका जवाब तो सिर्फ वरुण के पूर्वज यानी वरुण के दादाजी ही दे सकते हैं, और वे अब तो इस दुनिया में नहीं है। कार्तिक ने फिर पूछा, तो फिर वरुण के ताऊ को नहीं पता नाम के पीछे की बात? ध्रुव बोला, ये तो वही जानते हैं, उन्हें पता ही होगा या नहीं। जंगल में काफी उमस थी, जिससे सब पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुका। बीच में एक पल को लगा कि अब बस रुक जाए, लेकिन सब चलते रहे। आखिरकार जंगल पार करके वे लोग एक पक्की सड़क पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबको राहत मिली, क्योंकि मौसम सुहाना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसके बाद ध्रुव, आर्यन, अमन और कार्तिक घाट पार करते हुए रुद्रकोटि की ओर चल पड़े। रात हो चुकी थी। जब वे कोटि के गेट पर पहुंचे तो देखा कि वरुण उनके इंतजार करते करते सो गया था। गेट खुला था और सामने सोफे पर वरुण गहरी नींद में था। चारों चुपचाप कोटि में दाखिल हुए। ध्रुव ने बिना आवाज किए हल्के से गेट बंद किया और उसकी कुंडी लगा दी, लेकिन हल्की सी खटपट फिर भी हुई।
सब धीरे धीरे ऊपर कमरे की ओर बढ़ गए। अमन को वरुण की बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कार्तिक, ध्रुव और आर्यन को उसके अतीत की थोड़ी बहुत ही जानकारी थी। पूरी नहीं। रात और गहरी हो चली गई। सेठ, रमा और भारती अभी भी झोपड़ी में ही थे। तभी झोपड़ी के बाहर किसी ने दस्तक दी। सेठ ने कहा, इस समय कौन हो सकता है? रमा बोली, बाहर जाकर देखो कौन है। सेठ खड़ा हुआ और बाहर गया। उसने देखा कि सामने दो लोग खड़े थे। अंधेरे के कारण उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी उम्र में फर्क साफ साफ झलक रहा था। तभी उन दोनों में से एक ने कहा, क्या हुआ सेठ? जैसी ही ये आवाज सेठ के कानों में पड़ी, उसने सोचा, यह आवाज तो जानी पहचानी है। वह व्यक्ति फिर बोला, क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना जीजा जी? इस बार झोपड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रमा और भारती दोनों बाहर आए। उन्होंने एक साथ कहा, भैया। सेठ समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति रामेश्वर है। रमा और भारती ने भी उसकी आवाज से ही पहचान लिया था कि वह कौन है, लेकिन सेठ अभी भी उलझन में था, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा व्यक्ति कौन है। रामेश्वर ने उस दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया और झोपड़ी के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे रमा और भारती भी अंदर चली गई। उन्हें उस अजनबी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सेठ पूछना चाहता था कि फिर भी रामेश्वर उसे भी अपने साथ अंदर ले गया। झोपड़ी के अंदर रामेश्वर ने सेठ और अपने दोनों बहनों को चारपाई पर बैठाया और कहा, चिंता मत करो जीजा, मैं सब इंतजाम करके आया हूँ। उस अमर सिंह का और उसके प्यारे वरुण दोनों का। ना ही अमर बचेगा और ना ही वरुण। दोनों को मारने की तैयारी मैं पहले ही कर चुका हूँ। भारती ने तुरंत कहा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप एक काम करना भूल गए। रामेश्वर ने पूछा, कौन सा काम? तब भारती ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा। मेरा बेटा उस टाइम ने मारा है और वो अभी तक जिंदा घूम रही है। मैं चाहती हूँ कि वो भी मर जाए। रामेश्वर ने कहा, लेकिन वो तो कैद थी, आजाद कैसे हुई? भारती रामेश्वर की बात का जवाब देती उससे पहले रमा कहती है भारती से, मैं हूँ, तू शांत हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। इसके बाद रमा ने कहा, वो वरुण जब आया था तो उसने कोठी खोल दी और उसी कोठी में वो डायन कैद थी। रामेश्वर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये तो सब जानते थे, तो फिर कोठी खुली तो खुली कैसे? रमान ने जवाब दिया, ये सब उस अमर सिंह की वजह से हुआ। कोठी खुलने के बाद भी उसने अब तक उसे बंद नहीं करवाया। रामेश्वर फिर बोला, तो उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? इस पर भारती अपने गुस्से में भड़कते हुए बोली, कैसे भाई हो तुम? बस सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो। ये नहीं कि उस डायन को अब तक मारने की तैयारी कर चुके होते। रामेश्वर अपनी बहन को शांत करते हुए बोला, ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा। फिर वो झोपड़ी के बाहर गया और किसी को अंदर लेकर आया। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का था, साधारण कपड़े पहने हुए। देखने में वह एक बिल्कुल आम आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन सेठ उसे देखते ही बोला, कहीं ये तुम्हारा वही अस्त्र तो नहीं जिसे तुम इस्तेमाल करने वाले हो, जिसके बारे में हम पिछली बार हमारे फोन पर बात हुई थी? रामेश्वर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जीजा, आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है, तुरंत पहचान लिया कि ये कितना खतरनाक है। इसके बाद रामेश्वर ने उस आदमी के कान में कुछ कहा और वह बस हाँ में सिर हिला देता है। रामेश्वर बोला, डायन को मारना इसके लिए बहुत आसान है। सेठ ने कहा, अगर आसान होता तो इतने साल पहले ही अमर सिंह उसे कैद नहीं करता, बस मरवा देता। तभी वह आदमी जो अब तक चुप था बोल पड़ा, मैं त्रिकाल वेदी हूँ। मेरे लिए भूत, पिशाच, डायन, भेड़िया या किसी मंत्र की ताकत, इनमें से कोई भी मुझे ना तो रोक सकती है न हरा सकती है। मैं इन सब से परे हूँ। सेठ उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन रमा और भारती को अपने भाई पर पूरा भरोसा था कि उसकी ये नई ताकत बहुत काम की और शक्तिशाली है। सेठ ने कहा, तुम करने क्या वाले हो?
त्रिकाल बेदी ने उत्तर दिया, मैं त्रिकाल बेदी किसी को नहीं बताता कि मैं कब क्या करने वाला हूँ और ना ही अपने काम की भनक लगने देता हूँ। बस काम हो जाता है। सेठ बोला, और मैं बातें पर नहीं बल्कि काम करने पर भरोसा रखता हूँ। तुम तो बस बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे हो, ना कि अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे हो। त्रिकाल बेदी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तभी रामेश्वर ने कहा, जिज्जा चिंता मत करो, पूरे यूपी में मैंने इसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, तभी तो देर हो गई। और आप निश्चिंत रहो। भारती ने बीच में कहा, भैया सबसे पहले उस डायन को खत्म करने के लिए कहो, फिर बाद में किसी और को निपटाना। रामेश्वर बोला, नहीं दीदी, समझो, पहले उस वरुण को, फिर उस डायन और अमर को, ताकि वो वरुण उस कुर्सी पर अपने पैर ना जमा पाए और ना ही उसे छू पाए। अगर हम पहले डायन को मारने में लग गए तो वरुण कुर्सी पर जम जाएगा और हमें फिर और ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा, साथ ही काम भी मुश्किल हो जाएगा। भारती मान गई। इधर वरुण को मारने की तैयारी चल रही थी, उधर वरुण नींद से जाग चुका था। एपिसोड 26 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।